Good morning to all of you. Today we are going to discuss on demand, law of demand, demand curve, demand schedule. डिमांड, आज हम लोग जानते हैं कि डिमांड है क्या। आज हम लोग जानेंगे कि डिमांड है क्या। डिमांड, जिसको हिंदी में कहते हैं मांग, मांग क्या होता है। डिमांड इज द concept of demand, the concept of demand and supply, the concept of demand and supply is most ancient and important in economics. The concept of demand and supply is most ancient and important in economics. Actually whole economics revolve around demand and supply. Actually whole economics revolve around demand and supply. मांग अर्थशास्त्र का प्राचीन और महत्वपूर्ण भाग है। मांग अर्थशास्त्र का प्राचीन और महत्वपूर्ण भाग है। हम जानते हैं कि मांग है क्या, मांग किसको कहते हैं, मांग से हमारा क्या आशय है, या मांग से आप क्या समझते हैं। मांग से आप क्या समझते हैं। It is often said that teach a parrot to say demand and supply. Teach a parrot to say demand and supply. In reply to every question, and it will be a good economist. जैसा कि कह रहे हैं, अर्थशास्त्र में कहा जाता है कि यदि एक तोता को प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में मांग और पूर्ति, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में मांग और पूर्ति कहना सिखा दिया जाए तो सबसे बेहतर अर्थशास्त्री होगा। यदि एक तोता को प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में मांग और पूर्ति कहना सिखा दिया जाए तो सबसे बेहतर अर्थशास्त्री होगा। कहने का मतलब है कि संपूर्ण अर्थशास्त्र मांग और सप्लाई के चारों ओर चक्कर लगाता है। क्या करता है? चक्कर लगाता है। यानी मांग और पूर्ति, डिमांड और सप्लाई, मांग और पूर्ति के बिना अर्थशास्त्र का कल्पना नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? मांग और पूर्ति के बिना अर्थशास्त्र की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। डिमांड एनालिसिस इज मांग विश्लेषण डिमांड एनालिसिस इज द मोस्ट यूजफुल एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। डिमांड एनालिसिस इज द मोस्ट यूजफुल एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। which in
which includes the supply of determinants, which includes the study of determinants of demand, determinants of demand, determinants of demand, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। पहला पॉइंट क्या है? मांग की तत्व। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्या है? मांग का नियम। और इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टाइप्स ऑफ डिमांड। अंत में हम चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ डिमांड। इटेक्स्टा डिमांड एनालिसिस के अंतर्गत, मांग विश्लेषण के अंतर्गत हम मांग के तत्वों के बारे में, मांग के नियम के बारे में, मांग की लोच के बारे में, इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड और मांग के प्रकार, मांग के प्रकार का अध्ययन करते हैं। मांग के प्रकार का अध्ययन करते हैं। ओके, अब हम जानना चाहते हैं कि डिमांड है क्या, मांग किसे कहते हैं। डिमांड है क्या, मांग किसे कहते हैं। इन जनरल व्यू, सामान्य शब्दों में सामान्यता कहा जाता है ह्यूमन बींग्स इफेक्टिव डिजायर टू परचेज, ह्यूमन बींग्स इफेक्टिव डिजायर टू परचेज, ह्यूमन बींग्स इफेक्टिव डिजायर टू परचेज एनी कमोडिटी, ह्यूमन बींग्स परचेज, ह्यूमन बींग्स इफेक्टिव डिजायर टू परचेज एनी कमोडिटी at a particular price and time, particular price and particular time। पहला क्या है? ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स परचेज एनी कमोडिटी, क्या करते हैं? किसी भी वस्तु का, परचेज एनी कमोडिटी, परचेज एनी कमोडिटी। कैसे? जब मानव या मानव के द्वारा किसी विशेष वस्तु का, किसी वस्तु का जब क्रय किया जाता है तो मांग कहलाता है। यही है ना? नहीं, मानव के द्वारा जब किसी स्पेसिफिक वस्तु की, कमोडिटी का, विशेष वस्तु का परचेज किया जाएगा उतना ही मांग के लिए पर्याप्त नहीं है। जब किसी वस्तु का, जब किसी विशेष वस्तु का मानव के द्वारा एक निश्चित टाइम में, एक निश्चित टाइम में, एक निश्चित मूल्य पर, एक निश्चित मूल्य पर, एक निश्चित मूल्य पर और एक निश्चित मूल्य पर निश्चित समय में क्रय किया जाएगा तो वह मांग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जब मनुष्य के द्वारा, जब मानव के द्वारा, जब क्रेता के द्वारा किसी विशेष वस्तु को निश्चित मूल्य पर निश्चित समय में क्रय किया जाएगा तो वह मांग कहलाएगा। ओके, पार्टिकुलर प्राइस, पार्टिकुलर टाइम। ठीक है, एक बार फिर से लिख लीजिए इसको। इन जनरल व्यू, ह्यूमन बींग्स इफेक्टिव डिजायर टू परचेज, इफेक्टिव डिजायर टू परचेज, इफेक्टिव डिजायर टू परचेज एनी कमोडिटी
एनी कमोडिटी एट ए पार्टिकुलर प्राइस एंड पार्टिकुलर टाइम, एट ए पार्टिकुलर प्राइस एंड पार्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड डिमांड। जब किसी मानव द्वारा किसी इच्छित वस्तु को, मानव द्वारा जब किसी इच्छित वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर निश्चित समय में क्रय किया जाता है तो वह क्या कहलाता है? मांग कहलाता है। क्या कहलाता है? मांग कहलाता है। मांग, ये रहा आपका मांग। यानी मांग के कितने तत्व हो गया? प्रभावपूर्ण इच्छा, इफेक्टिव डिजायर, इफेक्टिव डिजायर। पहला क्या है? इफेक्टिव डिजायर। दूसरा क्या है? पार्टिकुलर प्राइस। तीसरा क्या है? पार्टिकुलर टाइम। जैसे आप एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए आपने ये डस्टर है, मान लीजिए आप कोई मोबाइल देखा, किसी मोबाइल शॉप पर आप मोबाइल परचेज करने के लिए गए और आपको मोबाइल पसंद आ गया, मोबाइल आपको पसंद आ गया, जाते होंगे दुकान पे सामान खरीदने के लिए। कई बार अक्सर प्राय होता है कि हम सामान देखते हैं, सामान को पसंद भी आ जाता है, सामान का मोल जोल भी कर लेते हैं और छोड़ के चले आते हैं। होता है कि नहीं होता है? तो वो क्या कहलाएगा? जब तक आप परचेज नहीं किए वो मांग नहीं कहलाएगा। जब तक आप अपने इच्छित वस्तु को, इफेक्टिव डिजायर को किसी निश्चित मूल्य पर निश्चित समय में क्रय नहीं किए वो मांग नहीं कहला सकती। मांग कहलाने के लिए इच्छित वस्तु को निश्चित समय में निश्चित मूल्य पर क्रय करना होगा और तब जाकर के वो आपके मांग में परिवर्तित होगी। मांग में क्या परिवर्तित होगी? आपकी प्रभावपूर्ण इच्छा, इफेक्टिव डिजायर। इफेक्टिव डिजायर फिर डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आपने मोबाइल परचेज किया, मोबाइल लिया, वीवो का मोबाइल, आपने दुकान पे गए, मोबाइल दिखाइए, आपको दुकानदार मोबाइल दिखाता है, विभिन्न कंपनियों का मोबाइल दिखाता है। मान लीजिए आपको वीवो का मोबाइल दिखाया, ओप्पो कंपनी का मोबाइल दिखाया, सैमसंग कंपनी का मोबाइल दिखा दिया, रियलमी का मोबाइल दिखाया। इतने 4-5 कंपनियों की टेक्स्टा, 4-5 कंपनियों का ब्रांड, आपको 4-5 ब्रांड का मोबाइल या 4-5 ब्रांड का वस्तु आपको दिखाया। इन वस्तुओं में से कोई स्पेसिफिक गुड्स, मान लीजिए आपको ओप्पो कंपनी का मोबाइल, ओप्पो कंपनी का वस्तु मोबाइल आपको पसंद आ गया। उसके बाद आप क्या करेंगे? दुकानदार से उसके बारे में, उसके पैसे के बारे में बात करेंगे, मूल्य के बारे में, सर्टेन प्राइस। आपने इसका प्राइस भी मान लीजिए तय किया और एज पर एग्जाम्पल इसका मूल्य 15,000 रुपया है। 15,000 रुपया उसकी प्राइस है, उसके बावजूद भी आप उसको परचेज नहीं कर सके। क्या वो डिमांड कहलाएगी? नहीं कहलाएगी, क्योंकि 15,000 रुपया में आपने उसकी प्राइस को तय किया लेकिन परचेज नहीं कर पाए, उसको छोड़ के चले आए। आपकी इफेक्टिव डिजायर डिमांड में तब कन्वर्ट होगी जब आपने उसको देखा, स्पेसिफिक गुड्स को देखा, पसंद किया और सर्टेन प्राइस पर निश्चित मूल्य में और निश्चित समय में आपने उसको परचेज कर लिया। क्योंकि हो सकता है कि जिस वस्तु का दाम आज 15,000 रुपया है, कल आप जाइएगा तो 16,000 रुपया हो सकता है, कल आप जाइएगा तो घट करके 12,000 भी हो सकता है। यानी पिछले दिनों जो भी आपने पसंद किया था, जो भी बात किया था, उसके मूल्य में डिफरेंसेज आ गया, वो डिमांड आपकी नहीं बन सकती है। ओके, लिख लीजिए एक डिफिनेशन डिमांड की। अकॉर्डिंग टू पेंशन according to pension, according to pension,
अकॉर्डिंग टू पेंशन, पेंशन साहब क्या कहते हैं, देखिए मांग के बारे में, डिमांड इज ए इफेक्टिव डिजायर। पेंशन कहते हैं कि डिमांड इज ए इफेक्टिव डिजायर, डिमांड इज ए इफेक्टिव डिजायर, डिमांड इज ए इफेक्टिव डिजायर, डिमांड इज ए इफेक्टिव डिजायर। मांग एक प्रभावपूर्ण इच्छा है, मांग एक प्रभावपूर्ण इच्छा है, इच्छा नहीं है, प्रभावपूर्ण इच्छा है, इफेक्टिव डिजायर। मांग एक प्रभावपूर्ण इच्छा है, मांग एक प्रभावपूर्ण इच्छा है। ओके, अब अभी तक तो हम बात कर रहे थे मांग की, अब हम जानना चाहेंगे कि प्रभावपूर्ण इच्छा क्या होता है। ये जो प्रभावपूर्ण इच्छा है ये कौन सा इच्छा है? प्रभावपूर्ण इच्छा, प्रभावपूर्ण इच्छा हम किसको कहते हैं? कैसे मान लें प्रभावपूर्ण है? कुछ तो उसके डिटर्मिनेंट होंगे प्रभावपूर्ण होने के। कैसे माना जाएगा कि जिस वस्तु के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो हमारी डिजायर है, वो इफेक्टिव है या नहीं है? इसके लिए पेंशन साहब कहते हैं कि डिमांड इज इफेक्टिव डिजायर, इट इंक्लूड्स, इट इंप्लाइज थ्री थिंग्स। डिमांड इज इफेक्टिव डिजायर, इट इंप्लाइज थ्री थिंग्स। इसमें इसकी तीन शर्तें हैं। क्या है? तीन शर्तें हैं। पहला लिख लीजिए, डिजायर टू परचेज ए थिंग, डिजायर टू परचेज ए थिंग, वस्तु को क्रय करने की इच्छा। क्या है? वस्तु को क्रय करने की इच्छा। दूसरा पॉइंट है, पेंशन कहते हैं कि पहला क्या है? डिजायर टू परचेज ए थिंग, सिर्फ अभी तक क्या है? वस्तु को क्रय करने की इच्छा। लेकिन वस्तु को क्रय करने की सिर्फ इच्छा से आपकी इच्छा प्रभावपूर्ण इच्छा में कन्वर्ट नहीं होगी। और मांग क्या है? प्रभावपूर्ण इच्छा ही मांग है, प्रभावपूर्ण इच्छा ही मांग है। डिमांड इज इफेक्टिव डिजायर, बट इफेक्टिव डिजायर में तीन पॉइंट है। डिजायर टू परचेज ए थिंग, वस्तु को क्रय करने की इच्छा। अगला पॉइंट है मीन्स फॉर परचेजिंग इट, मीन्स फॉर परचेजिंग इट। क्या है? मीन्स फॉर परचेजिंग इट। अभी तक क्या था? डिजायर टू परचेज ए थिंग, वस्तु को क्रय करने की इच्छा। मीन्स फॉर परचेजिंग इट, हम उसको खरीदने के लिए तत्पर हों। क्या हो? क्रय करने के लिए तत्पर हो, तत्परता हो मेरे पास। अगला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण है, विलिंगनेस टू यूज। विलिंगनेस टू यूज, these means for purchasing it, willingness to use, these means for purchasing it, willingness to use, these means जो हमारे मन में जो है ना, जो हमारे मन में तत्परता है, उसको क्रय करने के लिए संसाधन हो, क्रय करने के लिए संसाधन हो। willingness to use, willingness to use, these means for purchasing it। किसी वस्तु की मांग वह मात्रा होती है, हाँ, किसी समय एवं समान विशेष में किसी दिए हुए मूल्य पर क्रय की जाती है, क्रय की जाती है। मांग में निम्नलिखित तत्वों को शामिल होना आवश्यक है। वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा पहला हो गया। वस्तु को क्रय है तो साधनों की उपलब्धता, साधनों की उपलब्धता ये हो गया। साधनों को व्यय करने की तत्परता, साधनों को खर्च करने की तत्परता। ये रहा आपका तीनों पॉइंट। वेरी गुड, आप तीनों को जान रहे हैं, बहुत अच्छा। मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। यानी ये जब तीन बिंदु आपके एक साथ जुड़ेंगी तब जाकर के आपकी डिजायर इफेक्टिव डिजायर में कन्वर्ट होगी।
समझ में आ गया? एनी क्वेश्चन? जब तक वस्तु को क्रय नहीं की जाएगी तब तक वो मांग नहीं कहलाएगी। नहीं, जब तक वस्तु आप परचेज नहीं कर लेंगे तब तो मांग नहीं कहलाएगी। अब लिख लीजिए इफेक्टिव डिजायर। इफेक्टिव डिजायर, हाँ, इफेक्टिव डिजायर सिंपल शब्दों में, साधारण शब्दों में एक लाइन में लिख लेते हैं इफेक्टिव डिजायर क्या है। इफेक्टिव डिजायर which is also called which is also called once has been assumed, which is also called once has been assumed to be demand. which is also called once has been, Which is also called once has been assumed demand, has been assumed to be demand, has been assumed to be demand. आपने अभी पेंशन को पढ़ रहे थे, ये जो भी डिफिनेशन आप देखें ये पेंशन के अनुसार है। पेंशन एक प्रख्यात अर्थशास्त्री थे जिन्होंने मांग को अपने शब्दों में परिभाषित किया और सबसे साधारण शब्दों में पेंशन ने ही मांग को परिभाषित किया है। जैसे आप देख रहे हैं कि डिमांड इज इफेक्टिव डिजायर, एक लाइन का डिफिनेशन है, डिमांड इज इफेक्टिव डिजायर। इट इम्प्लाइज थ्री थिंग्स। फर्स्ट इज डिजायर टू परचेज ए थिंग, मीन्स फॉर परचेजिंग इट, विलिंगनेस टू यूज इट, मीन्स फॉर परचेजिंग इट। कितना आसान है, ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए एक और डेफिनेशन लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू बेनहम, BENHAM, अकॉर्डिंग टू बेनहम, according to Benham, according to Benham, according to Benham, ओके। देखिए बेनहम क्या कहते हैं, बेनहम कहते हैं द डिमांड फॉर एनीथिंग, लिख लीजिए, द डिमांड फॉर एनीथिंग, द डिमांड फॉर एनीथिंग एट ए गिवन प्राइस is the amount of it, price is the amount of it which will be bought at a time at a price at a time at that price ठीक है। बेनहम क्या कह रहे हैं, द डिमांड फॉर एनीथिंग एट ए गिवन प्राइस, जो मूल्य दिया गया है, द डिमांड फॉर एनीथिंग एट ए गिवन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ इट,
जो वस्तु का मूल्य दिया गया है, जो वस्तु का मूल्य दिया गया है उस मूल्य पर विच विल बी बोक्ड एट ए टाइम एट ए प्राइस, दिए हुए समय में दिए हुए मूल्य पर निश्चित समय पर निश्चित मूल्य में निश्चित समय पर जब हम परचेज करते हैं, क्या है विच विल बी बॉक्ड, जब हम परचेज करेंगे, क्रय करेंगे, खरीदेंगे, हाँ निश्चित मूल्य पर निश्चित समय में जब हम उस वस्तु को खरीदेंगे तो क्या कहलाएगा, मांग, डिमांड। क्या कहलाएगा, डिमांड। इट इज एप्रोप्रिएट, it is appropriate definition of this concept, it is appropriate definition of this concept, it is appropriate definition of this concept। यह मांग का मांग के लिए सबसे बेहतर परिभाषा कह सकते हैं सरल शब्दों में। जैसे आप अभी मोबाइल का दिए हैं, मोबाइल का हमने जैसे एग्जांपल दिया आपको कि हमको मोबाइल पसंद आ गया, दुकान पे हम गए, कई प्रकार के मोबाइल देखे, उसमें से हमने उसको पसंद किया, उसका दाम, उसके बाद हमने उससे दुकानदार से उसका वस्तु का मूल्य पूछे और फिर घर चले आए। उसमें तो उतार चढ़ाव हो नहीं सकता। डिमांड नहीं हुआ, हो सकता है कि मार्केट में उतार चढ़ाव होगा, दाम घट सकती है, दाम बढ़ सकती है, फिर आप अगले दिन जाएंगे और कहेंगे कि हमने आपके पास हम आए हुए थे और ये ओप्पो का मोबाइल हमने पसंद किया था कि 15,000 में दे दीजिए। हो सकता है बोले क्या 16,000 हो गया है, तो जब 16,000 प्राइस, फिर 16,000 पर ना बात होगी जी, फिर एट ए प्राइस एट ए टाइम, आप उस दिन नहीं खरीदे थे, आज की बात करिए। यानी जो आप वस्तु देख करके गए थे वो वस्तु आपकी डिमांड नहीं हो पाई। इतना कंसेप्ट क्लियर है? खरीदने के बाद उसका दाम भी तो बढ़ सकता है। हाँ, खरीद 16,000 का खरीदे और बाद में 12,000 पे हो सकता है। 12,000 हो गया, फिर भी दाम घट गया, दाम घट गया ना उसका, तो आप दाम घट जाएगा तो आप फिर सारी कंडीशन रही नहीं, फिर तो उस दिन बात होगी उसके लिए। चलिए लिख लीजिए, डिमांड एग्जिस्ट, डिमांड एग्जिस्ट, डिमांड एग्जिस्ट ऑन ए डायरेक्टिव टाइम, ऑन ए डायरेक्टिव टाइम, on a directive time and price, the three things are necessary for demand, the three things are necessary for demand, ठीक है, or necessary for demand। नेसेसरी फॉर डिमांड या अननेसेसरी? आर, ए आर ई, आर। आर नेसेसरी फॉर डिमांड। फिर हम बात करते हैं डिमांड के लिए। पेंशन ने क्या कहा था, डिमांड दीजिए इफेक्टिव डिजायर, डिमांड दीजिए इफेक्टिव डिजायर। डिमांड दीजिए इफेक्टिव डिजायर, ठीक है, डिमांड दीजिए इफेक्टिव डिजायर। अब इफेक्टिव डिजायर क्या है, इट इज, सबसे पहले क्या होगा, डिजायर, सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, डिजायर, इट इज डिजायर। अगला क्या होगा, रिसोर्स फॉर डिजायर सेटिस्फेक्शन, रिसोर्स फॉर डिजायर, रिसोर्स फॉर डिजायर सेटिस्फेक्शन, रिसोर्स फॉर डिजायर सेटिस्फेक्शन, ओके।
और नेक्स्ट होगा रेडीनेस टू पे फॉर रिसोर्सेज। readiness to pay for resources, okay, readiness to pay for resources, ठीक है। डिमांड इज ए इफेक्टिव डिजायर, डिमांड इज ए इफेक्टिव डिजायर। तो इफेक्टिव डिजायर कैसे होगा? तो हमने यहाँ पर इफेक्टिव डिजायर को पहले परिभाषित किया कि इफेक्टिव डिजायर है क्या। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? डिजायर होगा। क्या होगा? डिजायर होगा। सिर्फ डिजायर होने से इफेक्टिव तो हो नहीं जाएगा। उसके बाद हमारे पास होना चाहिए रिसोर्सेज फॉर डिजायर सेटिस्फेक्शन। जो हमारी डिजायर है उसको संतुष्ट करने के लिए संसाधन होने चाहिए। क्या होने चाहिए? संसाधन होने चाहिए। संसाधन का मतलब क्या है? जैसे हमारे पास पैसा होना चाहिए, मनी होना चाहिए, मुद्रा होनी चाहिए। अगला पॉइंट क्या है? लास्ट पॉइंट, रेडीनेस टू पे फॉर रिसोर्सेज। उस संसाधन को प्राप्त करने के लिए हमारे पास भुगतान करने की तत्परता होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? भुगतान करने का तत्परता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जब हो जाएंगी तो हमारी इफेक्टिव डिजायर हो जाएंगी कि हम आज ही इसको लेंगे, हम उसको लेंगे ही लेंगे। होता है ना, हम लेंगे ही लेंगे, परचेज करेंगे। बच्चा सब कहता है हमको चाहिए ही चाहिए, लेकिन चाहिए से नहीं होता है। अगला पॉइंट क्या होता है? पार्टिकुलर प्राइस। बच्चे का जब गार्जियन होता है वो कहता है कि कितने मूल्य पे दीजिएगा, कितने मूल्य पे सामान आपका बिकेगा, अंतिम मूल्य बताइए, न्यूनतम कितने पर बिकेगा। तो उसका एक पार्टिकुलर प्राइस निर्धारित होगा कि 50 रुपये पर, 100 रुपये पर, 200 पर, इट एक्स्ट्रा जो भी हो, जो डिसाइड होगा, यानी पार्टिकुलर प्राइस होगा। इसको करने के बाद भी अंतिम पॉइंट बचता है पार्टिकुलर टाइम। मूल्य निर्धारण के बावजूद यदि हम सामान को छोड़ देते हैं तो इफेक्टिव डिजायर नहीं हो पाएगा, डिमांड नहीं हो पाएगा। यानी एक निश्चित समय में 1 डे, 2 डे, 1 वीक, 15 डेज, दैट इसमें आपको लेना ही होगा। यानी इफेक्टिव डिजायर, पार्टिकुलर प्राइस, पार्टिकुलर टाइम, ये तीनों मिल करके बनेगा डिमांड। ओके, समझ में आ गया? चलिए अगला हेडिंग है हमारा, नोट कर लीजिए, डिमांड शेड्यूल। अगला हेडिंग है हमारा डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या है? मांग तालिका। मांग तालिका किसे कहते हैं? मांग तालिका से क्या अभिप्राय है? मांग तालिका किसे कहते हैं? डिमांड शेड्यूल, मांग तालिका। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? मांग तालिका। ठीक है, मांग तालिका।